हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और आज हम बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, और बाकी प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना और बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूज़ में है जो हमको याद रखनी, दैट इज़ नगोया प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ नगोया प्रोटोकॉल? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल, और आपको याद भी रखना है व्हाट इज़ नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल इज़ ऑन फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना। फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है किस चीज़ का? जो बेनिफिट्स हैं, जो कंपनीज बेनिफिट कर रही हैं आउट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, क्या मतलब है इसका? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। तो देखो, मान लो कोई ट्राइब है, ठीक है, मान लो नॉर्थ ईस्ट में कोई ट्राइब है। लेट्स से उनको एक चीज़ मालूम है, जैसे हम बोलते हैं ना घरेलू उपाज, घरेलू नुस्खे बोलते हैं ना, मतलब कि होम हाउस होल्ड बेस्ड मेडिसिन बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। मतलब कि जैसे मान लो कोई ट्राइब है, उसने ये देखा कि जो नीम का पत्ता है उसका अगर हम जूस निकालें, नीम के जूस से कोई पर्टिकुलर डिसीज ट्रीट हो रही है। लेट्स से दे नो दिस थ्रू देयर ट्रेडिशनल नॉलेज, उनके एंसेस्टर्स करते आ रहे होंगे, है ना। तो उनको पता है कि भाई अगर कोई मान लो चोट वोट लग गई तो नीम का हम जूस निकाल के अगर हम उस पर लगाएं तो वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और वो यूज़ कर लेता है, वो सही कर देता है उसको। अब मान लो क्या होता है कि कोई कंपनी को ये पता चल जाता है ये काम, है ना, वो कर रही है। अब ये नीम कहाँ से लाएंगे ये लोग नीम कहाँ से लाएंगे? ये लोग नीम फॉरेस्ट वगैरह से ही लाएंगे, है ना। और हो सकता है ये लोग नीम का जूस बना के थोड़ा बेच भी रहे हो, जैसे वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, उस टाइप से बेच भी रहे हो। तो ये कंपनी क्या करती है, ये आके इनसे बोलती है कि अच्छा आप मेरे को बताओ आप ये कैसे बनाते हो, ये जूस जो है वो कैसे बनाते हो, है ना। हम आपको अच्छा प्राइस देंगे और हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इसको कॉमर्शलाइज करेंगे। तो ये लोग बता देते हैं, मान लो कि भाई नीम से ऐसे होता है, आप भी यूज़ करो, आप भी बेनिफिट करो। फिर ये कंपनी क्या ना इसका एक्सप्लॉयटेशन करने लगती है, सारे नीम के पत्ते को उठा के चली जाती है। फिर इनके लिए बचता नहीं है ना, और ना ही इनको कोई पैसा मिलता है, ना ही इनको कोई कंपेंसेशन मिलता है। तो इसी को हटाने के लिए, क्योंकि ये तो इनका ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, ये नहीं बता देते तुमको, मतलब पता नहीं पड़ता, राइट। तो इनके ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए और ये देखने के लिए कि इनको भी बेनिफिट हो उस रिसोर्सेज से, उसके लिए उसी के लिए है नगोया प्रोटोकॉल। तो यह बोलता है कि हम फेयर करेंगे और इक्विटेबल शेयरिंग करेंगे। तो जो भी बेनिफिट कंपनी कमा रही है वो उसका कुछ पार्ट इनके ऊपर, जो ट्राइब्स हैं या जो भी आसपास की लोकेलिटीज हैं उनके ऊपर खर्चा होगा, है ना। यू हैव टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग दोज हु इनिशियली, जिनका ट्रेडिशनल नॉलेज ये था, जिन्होंने तुमको बताया, उनके साथ आपको ये शेयर करना है। तो समझ में आ गया किस लिए है ये नगोया प्रोटोकॉल? इट इज फॉर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने से जो कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। ठीक है, देयरबाय कंट्रीब्यूटिंग टू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो ये भी चेक करता है कि इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, क्योंकि देखो जो ट्राइब्स हैं उनका तो लाइवलीहुड है भाई वो, है ना। तो वो इतना जल्दी आपको एक्सप्लॉयट नहीं करने देंगे, है ना। तो उसका सस्टेनेबल यूज हो, कि ऐसा नहीं कि बस आप नीम के पत्ते तोड़ते हुए चले जा रहे हो, आप नीम के पेड़ भी लगाओ फिर, है ना, आप नीम के वहाँ पेड़ भी लगाओ। सो इट एंश्योर्स कि सस्टेनेबल यूज हो और कंजर्वेशन हो बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, इट अप्लाइज टू जेनेटिक रिसोर्सेज एज वेल एज ट्रेडिशनल नॉलेज। जैसे मैं बता था, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके ऊपर भी वो लगेगा, और जेनेटिक कोई रिसोर्सेज है ना, पुश्तों से चला आ रहा है, जेनेटिक की वजह से है ना, उसको भी बेसिकली ये प्रिजर्व करता है, एसोसिएटेड विद द जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये आपको याद रखना है। ब्राज़ील अब न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ब्राज़ील 130th कंट्री बन गई है नगोया प्रोटोकॉल को रेटिफाई करने वाली। तो रिसेंटली अगर आ जाए कि विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली रेटिफाइड नगोया प्रोटोकॉल, तो दैट वुड बी ब्राज़ील।
ठीक है। और ये जो नगोया प्रोटोकॉल है ये सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है CBD का। CBD इज कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। CBD एग्रीमेंट जो वो रियो कॉन्फ्रेंस में आया था ना, रियो कॉन्फ्रेंस में जो आया था वो वाले रियो कॉन्फ्रेंस में जो आया था, रियो अर्थ कॉन्फ्रेंस में, वो वाले में CBD आया था, उसी का ही ये सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है नगोया प्रोटोकॉल। एक और आता है इसमें कार्टेगेना प्रोटोकॉल, वो भी एक बार पढ़ लेना। कार्टेगेना प्रोटोकॉल इज कि जो हमारे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे रिलेटेड है ना उनके जेनेटिक रिसोर्सेज और उनके ट्रेड से रिलेटेड है। तो वो भी आप कमेंट करना, मेरे को सब लोग कमेंट करके नीचे बताओ कि ये जो कार्टेगेना प्रोटोकॉल है, कार्टेगेना जो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है और वो क्या बोलता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान? तो टर्टल से रिलेटेड है ना, टर्टल के प्रिजर्वेशन से रिलेटेड होगा, वही प्लान है। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है साउथ एशिया के साथ। क्या है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? किस पे है? कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मरीन टर्टल एंड देयर हैबिटेट्स ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है, एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशन एंड साउथ ईस्ट एशिया, IOSEA, ये पूरे इसका नाम क्या है? IOCA मरीन टर्टल MOU। MOU इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो IOSEA जो है इंडियन ओशन एंड साउथ ईस्ट एशिया मरीन टर्टल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये बेसिकली साइन हुआ है इसी के अंदर, किसके अंदर? मरीन टर्टल एक्शन प्लान के अंदर। इंडिया इसका सिग्नेटरी है ना, और उसने नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉन्च किया है। तो इंडिया में जो हम साउथ ईस्ट एशिया में देखते हैं कौन कौन से जो टर्टल्स हैं वो मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं एक बार। तो कौन कौन से IOSEA जो है वो टर्टल्स को कवर करता है? लॉजर हेड टर्टल है, ओलिव रिडले टर्टल है, ग्रीन टर्टल है, हॉक्सबिल टर्टल है, लेदर बैक टर्टल है और फ्लैट बैक टर्टल है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा लेदर बैक टर्टल है। ओलिव रिडले टर्टल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना। इनका मास नेस्टिंग साइट है गरीमाथा उड़ीसा में, है ना, ये तो आपने सुना ही होगा। आगे पढ़ लेते हैं इसको भी। तो इंडिया इज होम टू द लार्जेस्ट नोन नेस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ ओलिव रिडले टर्टल्स, है ना। तो ओलिव रिडले टर्टल्स की लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है, उसको क्या बोलते हैं? अरीबाड़ा। क्या बोलते हैं? अरीबाड़ा। तो ये भी देखो, ये नाम आपको याद रखना है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। अरीबाड़ा रेफर्स टू, नीचे 4-5 दे देंगे। इट रेफर्स टू एन एस्ट्रॉइड, इट रेफर्स टू द मास नेस्टिंग ऑफ ओलिव रिडले टर्टल्स, इट रेफर्स टू द रिसेंट कुछ भी XYZ रिसेंट अटैक ऑन ईरान, इस टाइप से पूछ सकते हैं, ठीक है। रेलिवेंट ऑप्शन है, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज अरीबाड़ा। इट इज द मास नेस्टिंग ऑफ जो ये ओलिव रिडले टर्टल जो मास नेस्टिंग करते हैं बीच पे आके, उसको हम बोलते हैं अरीबाड़ा, इस इवेंट को बोलते हैं। वेयर 1000 ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स, ठीक है। गरीमाथा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टूर्की ऑफ ओलिव रिडले टर्टल्स। तो गरीमाथा कहाँ है? उड़ीसा में। Leatherback are the largest of the 7 species and they are found in all continents except Arctic and Antarctica। तो leatherback हर जगह मिलते हैं एक्सेप्ट आर्टिक एंड एंटार्क्टिक, और सबसे बड़े स्पीशीज हैं, ये भी याद रखना है। इंडियन ओशन में कहाँ कहाँ नेस्ट करते हैं ये ओलिव रिडले टर्टल? इंडोनेशिया में, श्रीलंका में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या कहाँ कहाँ करते हैं? इंडोनेशिया, श्रीलंका और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। उसके बाद IUCN स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो ओलिव रिडले टर्टल्स जो हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। ग्रीन टर्टल्स इंडेंजर्ड हैं, हॉक्सबिल टर्टल क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और लेदर बैक टर्टल्स वल्नरेबल हैं। और उसके बाद एक लॉजर हेड भी आता है, दैट इज ऑल्सो वल्नरेबल। तो ये आपको याद रखना है, स्पेशली ओलिव रिडले का तो याद ही रखना, और ओलिव रिडले बहुत न्यूज़ में रहता है तो इसका याद रखना, वल्नरेबल है। और ग्रीन और जो इंडेंजर्ड वाले हैं वो भी याद रखना। हॉक्सबिल टर्टल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये आपको याद रखना है, ग्रीन वाला इंडेंजर्ड है। प्रेजेंस अगर हम देखें तो ओलिव रिडले टर्टल कहाँ कहाँ मिलेगा हमको? कोस्ट पे मिलेगा, उड़ीसा पे मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार पे मिलेगा, लक्षद्वीप आइलैंड्स पे मिलेगा, आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे मिल जाएगा, पुडुचेरी हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया। तो पूरी मतलब ये पूरी जो इंडिया की कोस्ट है इधर हर जगह ही लगभग ओलिव रिडले टर्टल हमको मिल जाएंगे। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ ये सिर्फ उड़ीसा में ही मिलता है, क्योंकि उड़ीसा ही फेमस है गरीमाथा के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये पूरी कोस्ट पे ही मिलते हैं लगभग। तमिलनाडु भी है ना, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटका भी है, तो हर जगह ही मिलते हैं। उसके बाद लेदर बैग कहाँ मिलते हैं? अंडमान एंड निकोबार में। और हॉक्सबिल कहाँ मिलते हैं? अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स में। और ग्रीन टर्टल कहाँ मिलते हैं? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये सब आपको तो थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझाने वाला तो कुछ है नहीं, इसको तो आपको पता ही होना चाहिए। तो अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ सब है ग्रीन टर्टल्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात करते हैं। लास्ट ये क्वेश्चन आ गया था एलिफेंट्स के ऊपर, है ना, तब से इम्पॉर्टेंट हो गया ये अफ्रीकन एलिफेंट्स। तो अफ्रीकन एलिफेंट्स जो हैं वो लार्जर होते हैं किससे?
दे आर द लार्जेस्ट स्पीशीज़ ऑफ एलिफेंट, है ना। तो सबसे ज़्यादा बड़े अगर कोई हैं एनिमल्स अर्थ पे तो वो अफ्रीकन एलिफेंट्स, ये बहुत बड़े होते हैं भाई, बहुत बड़े। हाथी तो वैसे ही बहुत बड़ा होता है, तो अफ्रीकन एलिफेंट तुम सोचो और बड़े होते हैं, है ना। तो ये अफ्रीकन एलिफेंट बेसिकली लार्जेस्ट एनिमल हैं अर्थ पर, ये आपको याद रखना है। IUCN ने सवाना एलिफेंट जो है उनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है ना, तो ये आपको याद रखना है। एंड मच स्मॉलर लाइटर फॉरेस्ट एलिफेंट एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो फॉरेस्ट एलिफेंट जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सवाना एलिफेंट जो है वो इंडेंजर्ड है, तो ये आपको याद रखना है। अब इंडिया में कौन से मिलते हैं? इंडिया में एशियन एलिफेंट्स मिलते हैं जो छोटे होते हैं अफ्रीकन से, ऑब्वियसली अफ्रीकन तो सबसे बड़े होते हैं, तो एशियन वाले एलिफेंट जो होते हैं वो छोटे होते हैं। इनका ये जो कान होता है ना, ये वाला फैन टाइप का, ये छोटा होता है। अफ्रीकन एलिफेंट्स का बहुत बड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। कुछ ही एशियन एलिफेंट्स के टस्क होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट्स ग्रो टस्क, ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट्स में 3 सब स्पीशीज़ होती हैं, इंडियन, श्रीलंकन और सुमात्रन। तो इंडियन, श्रीलंकन और सुमात्रन जो एलिफेंट्स हैं उनमें 3 सब स्पीशीज़ होती हैं, अभी हम आगे देखेंगे। विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट, द ओल्डेस्ट फीमेल इन एन एलिफेंट हर्ड इज ऑलवेज द लीडर। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि नहीं, उसमें ऐसा था कि फीमेल इज़ अ लीडर, जेस्टेशन पीरियड पूछ लिया था, है ना, तो इस टाइप से पूछ लिया था। तो आपको याद रखना है कि फीमेल जो है वो लीडर होती है, राइट। और फीमेल एलिफेंट्स कब तक रहती हैं? 60 से 70 साल की इनकी लाइफ होती है। एलिफेंट्स हैव द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड ऑफ ऑल मैमल्स अप टू 22 मंथ्स। ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना तीनों स्टेटमेंट जो हैं ये उसी की हैं, यूपीएससी क्वेश्चन की, है ना। तो एलिफेंट्स हैव द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड ऑफ ऑल मैमल्स, 22 मंथ तक का जेस्टेशन पीरियड होता है। IUCN की बात करें तो फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सवाना जो है वो इंडेंजर्ड है, और एशियन एलिफेंट भी इंडेंजर्ड है। आपको याद रखना कि एशियन एलिफेंट इंडेंजर्ड है क्योंकि ये इंडिया में मिलता है ना, तो ये इंडेंजर्ड है। अब इंडिया में भी मिलते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही मिलता है, बाकी जगह भी मिलते हैं, नेपाल भूटान में भी मिलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इंडिया राइनो विजन 2020 की बात करते हैं। तो इंडियन राइनो विजन किस लिए था? राइनो की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए था। कहाँ पे? असम में। तो बेसिकली वहाँ पे टारगेट था कि हमको 3000 राइनोज करने हैं, जो कि अचीव हो चुका है। तो किसने कौन लाया था? ये गवर्नमेंट ऑफ असम बेसिकली ये लेके आई थी इंडियन राइनो विजन अलॉन्ग विद राइनो टास्क फोर्स। तो उसने बेसिकली ये डिज़ाइन किया था, बट लाया कौन था? गवर्नमेंट ऑफ असम। विद अ टारगेट टू अचीव राइनो पॉपुलेशन ऑफ 3000 तक करना था 7 प्रोटेक्टेड एरियाज इन असम। अब वो कौन से 7 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 7 एरियाज कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबितोरा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, लाकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भूराचोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिब्रू सैकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब जो एरियाज़ हैं यहाँ पे, ये जो 7 एरियाज़ हैं, ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, और इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे स्पीशीज़ मिलती है, स्पेशली जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, वो तो याद कर ही लेना। या फिर कोई रिवर पास कर रही है इन वाले नेशनल पार्क से, तो वो भी एक बार देख लेना। तो सबसे पहली बात आपको यही याद रखना है कि ये असम में है ना, जैसे ये याद नहीं रहेगा बुरा चपोरी, क्योंकि ये ज़्यादा रहता नहीं न्यूज़ में, तो आपको याद रखना है बुरा चपोरी कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। बाकी सब याद हो जाएगा। मोंग टी करके निमोनिक है इसका, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा और दिब्रू सैकोवा, तो ये सारे असम में हैं। इस ऐसे निमोनिक से आप याद कर सकते हो उसको, है ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखते हैं। इट वॉज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ असम फॉरेस्ट प्रोग्राम, WWF इंडिया, है ना, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल और इंडिया राइनो फाउंडेशन, तो ये सब इन्वॉल्व थे, और उसके साथ साथ US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज भी इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में साथ में थे। इन राइनो के जो नंबर्स हैं वो 3500 हो गए हैं, 38% इंक्रीज हुआ है 9 साल में, तो यही सब आपको याद रखना है। उसके अलावा राइनो से रिलेटेड क्या चीज़ है? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एक आया था एशियन राइनोज पे 2019 में, तो ये था। इंडिया जो है इसमें इसके थ्रू क्या था? इंडिया कोलैबोरेट करेगा किसके साथ? भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ताकि जो 3 स्पीशीज़ हैं एशियन राइनोज की उसको बढ़ा सकें, इंक्लूडिंग द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस, ठीक है। अभी राइनोज के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या स्टेटस है, क्या क्या है, कौन कौन से होते हैं, है ना, और क्या क्या वनरेबल स्टेटस हैं इसके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की। एक मिनट। तो ये जो वन हॉर्न राइनो होते हैं, ये वाले क्या होते हैं? इनका एक हॉर्न होता है, इसीलिए इनको ग्रेटर वन हॉर्न राइनो बोलते हैं। पहले आपको ये याद रखना है कि वन हॉर्न होता है इसका। क्या ये सिर्फ इंडिया में मिलते हैं? नहीं, इंडिया में नहीं मिलते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं मिलते हैं, ये लोग नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में भी मिलते हैं, ठीक है। और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो ये बेसिकली लार्जेस्ट होते हैं, सबसे बड़े होते हैं राइनोज में। राइनोज में अगर कोई सबसे बड़ा है तो दैट इज वन हॉर्न राइनोसोरस, ठीक है। IUCN स्टेटस इनका क्या है? वल्नरेबल है, याद रखना है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, WPA के शेड्यूल 1 में है, ये याद रखना है। इंडिया में कहाँ मिलते हैं ये लोग? इंडिया में असम में मिलेंगे आपको, बंगाल में मिलेंगे और उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। कहाँ मिलेंगे? असम, बंगाल और उत्तर प्रदेश में। स्विम भी कर सकते हैं ये लोग, ये भी याद रखना है आपको, दे कैन ऑल्सो स्विम। तो
यही है, बस इतना ही याद रखना है आपको, ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सुमात्रन राइनो की बात करते हैं। सुमात्रा में मिलते हैं ये, ठीक है। इन IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। 2 हॉर्न होते हैं इसके, तो ये भी याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। 2 हॉर्न होते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और एशियन राइनो है। फिर जाते हैं जावन राइनो के बारे में, है ना, ये वाले राइनो के बारे में बात करते हैं। तो इसका भी स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जस्ट अ मिनट, ये याद रखना कि जो वन हॉर्न राइनो है उसका उसका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल, ठीक है। उसका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल, याद हो गया। जावन राइनो का क्या है, जावन राइनो का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। उसके बाद व्हाइट राइनो का क्या है, व्हाइट राइनो का नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। व्हाइट राइनो का क्या है, नियर थ्रेटेंड है। ब्लैक राइनो का क्या है, ब्लैक राइनो का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले याद रखना है, ब्लैक राइनो, ठीक है। ब्लैक राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जावन राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सुमात्रन राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और उसके बाद व्हाइट राइनो क्या है, व्हाइट राइनो इज नियर थ्रेटेंड, तो ये आपको याद रखना है, व्हाइट राइनो इज नियर थ्रेटेंड। और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो क्या है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इज वल्नरेबल, ठीक है। चलो फिर आते हैं हम एशिया इन्वायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज एशिया इन्वायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड, तो ये बेसिकली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि किसको अवार्ड मिला है, ये WCCB जो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, उसको मिला है। किस लिए मिला है इसका एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम है वाइल्ड नेट करके इसका एक ऑपरेशन था, उसके लिए इसको प्राइज़ मिला है। एशियन इन्वायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड कौन देता है, ये अवार्ड UNEP देता है, ये आपको याद रखना है कौन देता है, UNEP देता है। तो और WCCB क्या है, WCCB बेसिकली हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी किस एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी है, तो किसी एक्ट के अंदर बनी होगी, कौन सा एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत ही सिंपल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको बनाया गया है। अंडर किसके अंदर काम करती है, किसके अंदर करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ही करेगी, होम के अंदर थोड़ी करेगी, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है, नोडल एजेंसी है साइट से रिलेटेड जो भी इन्फोर्समेंट होता है वो इंडिया में यही करती है, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ से जितना भी चीज़ें हैं ना, उसका प्रोटेक्शन, उसके ट्रेड को उसके ट्रेड को कंट्रोल करना, है ना, स्पीशीज़ कंजर्वेशन, ये सब इसके उसमें आता है, पोर्टफोलियो में आता है। उसके बाद इसका ऑपरेशन वाइल्ड नेट जो था, वाइल्ड नेट 2, इसके लिए इसको ये अवार्ड मिला है ना। ऑपरेशन वाइल्ड नेट क्या था, इसमें बेसिकली इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो सोशल मीडिया के थ्रू होता है ना, मतलब ऑनलाइन जो हो रहा है, ऑनलाइन जो स्पीशीज़ का ट्रेड हो रहा है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इसके थ्रू जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, इसको हटाने के लिए क्या आया था, ऑपरेशन वाइल्ड नेट। नाम से देखो ना, नाम में क्या है, वाइल्ड, एक तो वाइल्ड है और दूसरा क्या है, नेट मतलब इंटरनेट, नेट से आया इंटरनेट, और वाइल्ड मतलब वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ के ट्रेड को इंटरनेट के थ्रू हटाने के लिए ये वाइल्ड नेट प्रोग्राम है ना। तो नाम में ही आप देख लो, नाम से पता चल जाएगा, ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो द अवार्ड पब्लिकली रिकॉग्नाइजेज एक्सीलेंस इन ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल क्राइम को जो कोई ऑर्गेनाइजेशन रोकती है उसके लिए ये क्या है, एशियन इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मियावाकी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ मियावाकी टेक्निक, क्या है ये मियावाकी, बहुत न्यूज़ में रहता है। व्हाट इज़, जापान की कोई टेक्निक है। इसमें क्या होता है, देखो ये जो इसमें क्या होता है, एक छोटे से एरिया होता है, जैसे ये एरिया है ना, मान लो दिस इज़ द एरिया। इस एरिया में क्या करते हैं हम, इस एरिया को पूरा ऐसे डेवलप करते हैं और इसमें खूब सारे पेड़ लगा देते हैं। तो मिनी फॉरेस्ट टाइप का इसमें हम बनाते हैं, ऐसे देखो कितने सारे पेड़ है ना। तो छोटे से एरिया में खूब सारे हम फॉरेस्ट, मतलब खूब सारे पेड़ हम लगाते हैं, एक फॉरेस्ट टाइप का बना देते हैं। तो ये कुछ टाइम बाद देखो ऐसा हो जाएगा, है ना, ये फॉरेस्ट टाइप का बन जाएगा। अब इसमें फॉरेस्ट में अगर आप देखोगे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उसमें कैसा होता है, पहले छोटे छोटे ग्रासेस होते हैं, है ना, फिर उससे बड़े श्रब्स होते हैं, फिर थोड़े और लंबे ट्रीज होते हैं, फिर एक कैनोपी वाले ट्रीज होते हैं। तो इसी टाइप का लेयरिंग इसमें भी होता है, इसीलिए इसको फॉरेस्ट बोला जा रहा है ना। तो ये इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है तो मैंने बता ही दिया आपको। अब ये जो है इसमें बेसिकली किसने लॉन्च किया था, तो ये बेसिकली जापान के बोटेनिस्ट थे, एकिरा मियावाकी, उनका है ये, ठीक है। टेक्निक में ये होता है कि भाई टेक्निक कंप्रेसेस लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट में होता है ना, श्रब्स होते हैं, ट्रीज होता है, कैनोपीज होती हैं, तो उसी टाइप से ये भी होता है ना। और इसमें स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड पे बेसिकली स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड पे बेसिकली टाइनी फॉरेस्ट को बनाया जाता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। अब इसमें क्या होता है, मल्चिंग, नेचुरल वाटर रिटेंशन, परफोरेशन मटेरियल लाइक राइस हस्क, यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपोस्ट, सारा ऑर्गेनिक बेसिकली होता है, इसमें कोई फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं होता, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद साइट इज मॉनिटर एंड मेंटेन फॉर पीरियड ऑफ 2 to 3 years, 2 से 3 साल के लिए इसको मेंटेन किया जाता है, समझ में आ रहा है।
आफ्टर विच द साइट्स बिकम सेल्फ सस्टेनेबल, ठीक है, उसके बाद वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाती हैं। 2-3 साल तक आपको बस इसको मॉनिटर करना है ना, उसके बाद ये खुद ही से ही अपना न्यूट्रिएंट जुगाड़ लेते हैं। वर्क्स इफेक्टिवली इररिस्पेक्टिव ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस, तो सॉइल और क्लाइमेट कंडीशन जैसी भी हों ये अच्छे से ग्रो होते हैं। मिनी फॉरेस्ट होते हैं तो वो भाई 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, 30 गुना ज़्यादा डेंसर होते हैं और 100 टाइम्स मोर डाइवर्स होते हैं, और ये लैंड को भी रीजनरेट कर लेते हैं बहुत क्विकली। तो ये सारे इसके क्या हैं, ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। चलो